दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ, जो कि एचआरएम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ, जो कि एक इमिनेंट स्कॉलर ने दी है, एडविन बी फ्लोपो। अकॉर्डिंग टू हिम, रिक्रूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एडविन बी फ्लोपो कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कैंडिडेट्स को फाइंड आउट किया जाता है वेकेंट पोजीशंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती हैं। तो इसके दो सोर्सेज होते हैं। एक सोर्सेज होता है इंटरनल, जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और दूसरे सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो एक जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूटिंग का प्रोसेस फुलफिल कर पाती है। तो इंटरनल सोर्सेज में आ जाते हैं प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफरिंग, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, retired employees and employee referrals and dependence of deceased employees। तो पहला होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि हमारे पास अगर हायर डेजिग्नेशन पे वेकेंट पोजीशंस होती हैं, तो हम और बहुत सारे बंदे जो होते हैं लोअर डेजिग्नेशन पे, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं लेकिन वो सीनियर होते हैं, उस हवाले से हम उनको प्रोमोट करके जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेकेंट पोजीशंस एट हायर डेजिग्नेशन पे फुलफिल कर पाते हैं। सिमिलरली दूसरा जो सोर्स हमारा होता है लोअर डिमोशन। बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो हायर डेजिग्नेशन पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं करते, वो परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पा रहे होते और लोअर हायर डेजिग्नेशन पे होते हैं। तो हमारे पास लोअर डेजिग्नेशन पे जो वेकेंट पोजीशंस होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको डिमोट कर देते हैं हायर डेजिग्नेशन से लोअर डेजिग्नेशन पे। तो हम जो लोअर डेजिग्नेशन पे वेकेंट पोजीशंस होती हैं वो फुलफिल कर लेते हैं। उसी तरह एक तीसरा जो सोर्सेज होता है इंटरनल, हमारा ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हमारी एक ब्रांच पे बहुत सारे बंदे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं और दूसरी ब्रांच पे वेकेंट पोजीशंस है, तो हम क्या करते हैं कि वेकेंट पोजीशंस जो होती हैं वो ट्रांसफ़र करके एम्प्लॉयज़ को वो फुलफिल कर लेते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 जो इंटरनल सोर्स होता है हमारा, वो होता है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी विलिंग है हमारी फार्म को ज्वाइन करने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और उनके में कैपेबिलिटी भी है कि सेम जॉब वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, रिज्वाइन कराते हैं और विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इंटरनल सोर्स में आता है रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ ले ऑफ की वजह से या टर्नओवर की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं, टर्मिनेशन हो चुकी है, तो हम और अब वो विलिंग है हमारी फार्म को रिज्वाइन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी, हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि भाई अब आओ आप हम आपको हायर करने के लिए जो है फिर से ज्वाइन करने का एक मौका देते हैं। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक सोर्स है जिसके ज़रिए हम अपना रिक्रूटिंग प्रोसेस फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉय रेफरल्स। वो क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आपके कोलिग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, आप उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए ऑफर करो, तो हम वहाँ से रिक्रूटिंग कर लेते हैं। और बाद में आता है डिपेंडेंस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज़। ये क्या होता है, जो कि एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग सर्विस पास्ड अवे हो गए, यानी कि वो यानी कि उनकी डेथ हो गई, तो हम उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आओ आप उनकी जगह पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो जाओ, काम करो। उसके अलावा होते हैं एक्सटर्नल सोर्स जो आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें आ जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज। वो भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका काम यही होता है कि बंदों को हायर करके एक ऑर्गेनाइजेशन को सुपर्द कर देना। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, या तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं विया इंटरनेट या थ्रू न्यूज़पेपर वगैरह में, उसके ज़रिए भी हम रिक्रूटिंग प्रोसेस फुलफिल करते हैं। और बाद में लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कि हमें वेजेस, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हमें जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑफर करते हैं और हम वहाँ से भी अपना रिक्रूटिंग प्रोसेस जो है फुलफिल कर पाते हैं। और उसके बाद होता है अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। जो एम्प्लॉय पहली बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अप्लाई किया लेकिन वैकेंसीज ना होने की सूरत में, या उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो हमारे क्राइटेरिया को नहीं मिल पाई, उस हवाले से वो जो है वो हायर नहीं हो पाए, नहीं ज्वाइन कर पाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या करते हैं उनको एक और चांस प्रोवाइड करते हैं, मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आओ आप रीज्वाइन हमारी ऑर्गेनाइजेशन करो, तो वहाँ से भी हम जो है वो रिक्रूटिंग प्रोसेस फुलफिल कर पाते हैं। उसके अलावा होता है कि
7 स्टेप्स ऑफ रिक्रूटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज। 7 स्टेप्स होते हैं जो कि एचआर को लेने पड़ते हैं, वो एक रैंडम जो है वो रिक्रूटिंग प्रोसेस की तरफ नहीं जाता। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द वेकेंट पोजीशंस, वैकेंसीज। वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि भाई हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वाकई वैकेंसीज है, और फिर दूसरा जो स्टेप होता है, अगर हाँ है तो फिर दूसरा स्टेप वो लेता है टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब। वो क्या करता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशंस तो है, लेकिन कौन सी ब्रांच में है, कौन से डिपार्टमेंट में, एचआर में है, फिनांस में है, मार्केटिंग में, या जिसमें भी है, और लोकेशन वो उसमें डिस्क्रिप्शन में नोट डाउन करता है एक एचआर। और उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो देखता है कि इसके हमारी वेकेंट पोजीशंस के लिए जो हम एप्लीकेंट को ऑफर करेंगे तो उनके इन जॉब के वेकेंट पोजीशन के लिए उनके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके स्किल्स क्या होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, 7 स्टेप। थर्ड स्टेप, उसमें एडवर्टाइजिंग करेंगे विया इंटरनेट या न्यूज़पेपर या मैगजीन के जरिए। बाद में मैनेजिंग रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा जो 4th स्टेप होगा वो होगा मैनेजिंग रिस्पॉन्स। जो फीडबैक हमें मिलेगा एप्लीकेंट से हम उनको मैनेज करेंगे प्रॉपर वे से। उसके बाद स्टेप नंबर 5 होता है शॉर्ट लिस्टिंग। उसमें से हम देखेंगे कि हमारे क्राइटेरिया को कौन से एम्प्लॉयज जो कैंडिडेट्स जो है मीट करते हैं, फिर हम उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और जो शॉर्ट लिस्ट करके अलग करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, उनके लिए स्टेप नंबर 6 हम लेंगे कि अरेंजिंग इंटरव्यूज, हम उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और नंबर 7 स्टेप जो होगा उससे अगर जो भी क्वालिफाई बंदे होंगे उनको हम उनके लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे और उनको हायर कर लेंगे। ये 7 स्टेप एक एचआर को लेने होते हैं। उसके अलावा हमें देखना है कि हमें इसका बेनिफिट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो रिक्रूटिंग के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाते हैं। पहला तो ये होता है कि जो कास्ट होती है, सेविंग कास्ट होता है, पहला स्टेप, पहला बेनिफिट है कि हम लोअर कास्ट पे यानी मिनिमम कास्ट पे जो है वो अच्छे से बंदे हायर कर पाते हैं, और उसके बाद अट्रैक्ट कर पाते हैं पीपल को। सेकंड बेनिफिट होता है कि जब हम ये क्राइटेरिया रखेंगे यानी कि रिक्रूटिंग करेंगे तो बंदे जो है वो अट्रैक्ट होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उनको हॉबीज़ भी ज़्यादा होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें अप्लाई करना चाहिए। कैंडिडेट्स अच्छे अप्लाई करते हैं। तो उसके अलावा जो थर्ड बेनिफिट होगा कि हम गुड क्वालिटी की जो बंदे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हमें अच्छे से बंदे मिलेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो लाजम सी बात है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी, इफेक्टिव होगी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो हम जो है वो डेवलप हो जाएंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर अच्छे बंदे होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम ग्लोबल हो सकते हैं, या हम अपने जो हमारा जो गोल है उसे अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय टॉपिक। इफ यू डिडंट subscribe my channel, then you without a second thought you should subscribe my channel. Thanks for watching.